नमस्कार दोस्तों, संस्कृत एक उमंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप स्वस्थ एवं कुशल मंगल होंगे। आज हम संस्कृत की जो संस्कृत विषय है उसको देववाणी कहते हैं और संस्कृत जो होती है वो बहुत ही मधुर भाषा कहलाती है और इस संस्कृत विषय को पढ़ने वाला बहुत ही मधुर और जिस प्रकार आचार विचार उसके अलग रहते हैं। और संस्कृत बहुत ही सरल भाषा है जिसे लोग बहुत ही कठिन समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। तो आइए आज की कक्षा में, संस्कृत कक्षा में आप सभी आज हम सीखेंगे संस्कृत में पुरुष वचन लिंग कर्ता एवं क्रिया शब्दों के बारे में अभ्यास करेंगे। तो इसमें जो भी वाक्य बनते हैं उनमें पुरुषों का काफी उपयोग किया जाता है, उसमें लिंगों का उपयोग किया जाता है, उसमें वचनों का उपयोग किया जाता है, उसमें कर्ता क्रिया और कारक, इन सभी चीजों का ज्ञान होना अनिवार्य है, तभी हम वाक्यों का निर्माण कर सकते हैं और इन वाक्यों को भली भांति समझकर हिंदी अनुवाद कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की संस्कृत कक्षा। तो संस्कृत में पुरुषों की संख्या 3 होती है। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। पहला होता है सबसे पहले उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष। इसको मैंने इस क्रम में इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाए। उसको आगे बताएंगे, यह क्रम उल्टा हो जाता है बाद में, तुम बताऊंगा। तो उत्तम पुरुष का मतलब है जो कहने वाला है, जैसे मैं हूं, मैं कह रहा हूं तो मैं कौन हूं? उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब सुनने वाला, जो अपनी बात सुन रहा है वो मध्यम पुरुष है। और उसके बाद आता है प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष जिसके बारे में कहा जा रहा हो, बात कही जा रही हो, वह है प्रथम पुरुष की श्रेणी में आता है। संस्कृत में आपको मिलेंगे ये पहले ही लिखा, ये दूसरे नंबर पे और ये तीसरे नंबर पे। मतलब प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। यहां लिखा मिलेगा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा है उत्तम पुरुष। तो बात बराबर है जो मैंने पहले बताई आप सभी को। प्रथम पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है वह है जिसके बारे में बात हो रही है। मध्यम पुरुष सुनने वाला, जो सुन रहा है बात को, वह मध्यम पुरुष है। और उत्तम पुरुष स्वयं, मतलब जो बात कह रहा है वह है उत्तम पुरुष है। इस प्रकार 3 पुरुष होते हैं और इनका वाक्य बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब आगे इसके बाद चलते हैं आगे। इसके बाद संस्कृत में वचन पर आते हैं। पुरुष होने के बाद फिर मैं उनका उपयोग भी बताऊंगा। इसके बाद संस्कृत में वचन कितने होते हैं? 3। संस्कृत में वचन 3 होते हैं। नंबर 1 एक वचन, दूसरा होता है द्विवचन और तीसरा होता है बहुवचन। तो इससे भी परिचित कर दें। एक वचन जहां एक व्यक्ति या वस्तु का बोध हो वहां एक वचन कहलाता है। द्विवचन जहां 2 व्यक्ति अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे द्विवचन कहते हैं। और जहां 2 से अधिक वस्तु या व्यक्तियों का बोध हो वह बहुवचन कहलाता है। इसके बाद जैसे कि कोई एक संख्या का बोध हो, इसमें 2 संख्याओं का बोध हो, इसमें बहुत सी 2 से अधिक संख्याओं का बोध हो, वह बहुवचन है। यानी कि
जहां एक व्यक्ति वस्तु का बोध हो वह एक वचन है। जहां दो व्यक्ति या वस्तुओं का, जैसे एक बालक, दो बालक और बहुत से बालक, यह इसके पहचान है। तो एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, तीन संस्कृत तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और संस्कृत में, इसके बाद संस्कृत में आता है अगला, पुरुष हो गए, वचन हो गए, अब लिंग। संस्कृत में लिंगों की संख्या, संस्कृत में कुल 3 लिंग होते हैं। कौन कौन होते हैं भैया, ये भी देख लें। सबसे पहला है पुल्लिंग। सबसे पहला कौन सा है, पुल्लिंग। दूसरा है स्त्रीलिंग, दूसरा कहलाता है स्त्रीलिंग। और तीसरा होता है नपुंसकलिंग। अब एक एक इनको परिभाषित करता हूं। पुल्लिंग, जहां पुरुष जाति का बोध हो वह पुल्लिंग कहलाता है। पुरुष जाति जैसे राम, श्याम, मोहन, पुल्लिंग है। तो जहां पुरुष जाति का बोध हो, यहां पुरुष जाति का बोध होता है। किसका, पुरुष जाति का बोध हो, उसे पुल्लिंग कहते हैं, उसे पुल्लिंग कहते हैं। ये चीज तो समझ गए। तो पुल्लिंग, जहां पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे कि नाम से ही विदित है कि जहां स्त्री जाति, स्त्री या महिला जाति का बोध हो, जाति का बोध हो, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। दो चीजें क्लियर हो गई। पुरुष जाति में जहां पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, जहां स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद आता है तीसरा नपुंसकलिंग, जहां निर्जीव, क्या, निर्जीव या स्थिर, स्थिर मतलब इधर उधर ना जा सकें, स्थिर कोई वस्तुएं होती हैं, स्थिर, जहां निर्जीव या स्थिर वस्तुओं का बोध हो, उसे नपुंसक लिंग कहते हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, पर्वत, पत्थर, दरवाजे, खिड़की और जितनी भी ये निर्जीव वस्तुएं, पुस्तक, विद्यालय, ये सभी नपुंसकलिंग में आते हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई कि संस्कृत में पुरुष, वचन और लिंग काफी अनिवार्य है वाक्य निर्माण में, पढ़ने में, समझने में और संस्कृत भाषा सीखने में। तो यह चीज मैंने पहले भी बताया और अब हर बार बताऊंगा, और मेरे साथ जुड़े रहें तो यह सभी कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। तो ये 2-3 चीजें हो गई। मतलब जो संस्कृत लिंग होते हैं वो 3 होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इन चीजों को समझा